वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेट्स कंटिन्यू विद दैट ऑफ द चैप्टर नंबर 1। जो हमारे पास चैप्टर था वो चैप्टर था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का, और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, छठा पार्ट में इसका तैयार कर रहा हूं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, और उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, सो लेट्स दिस इज, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या बचा है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक फॉर द फूड एंड अदर यूजफुल पर्पजेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल मतलब जानवरों को, हस्बैंड करना मतलब उनको पालना, उनकी केयर करना, उनकी देखरेख करना। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द प्रोसेस यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ब्रीड करते हैं, यानी कि जानवरों को, एक जानवरों से और जानवरों को पैदा करवाते हैं, फीडिंग उनको अच्छे से खिलाते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं। केयरिंग का मतलब होता है उनका ध्यान रखते हैं, उनको अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, दवाई देते हैं, बीमार नहीं होने देते हैं। ऑलराइट, और उससे हमें एक लाइफ स्टॉक मिल जाता है। इन जानवरों का एक अच्छा खासा भंडार हमारे पास होता है, जिससे हमारे पर्पज जो है वो सॉर्ट आउट होते हैं। जैसे हमें इनसे दूध मिल सकता है, इनसे हमें मीट मिल सकता है, ये हमारे खेतों में जो है हल चलाने के काम आते हैं, ये हमारा सामान ढोने के काम आते हैं। तो इन सब चीजों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये है पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एनिमल हस्बेंड्री आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। एक ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका जिसके अंदर एनिमल्स को जो है पाला जाता है। तो ये कौन करते हैं, किसान ही करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी जगह होती है, जमीन होती है, घास होती है, तो वो जानवरों को अच्छा खासा चारा खिला सकते हैं और उनसे उनको काफी सारी चीजें मिलती है बदले में। तो डिफरेंट कैटेगरी अगर हम एनिमल्स की देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स ऑलराइट जो दूध देते हैं। तो मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। 1 मार्कर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिल्च एनिमल। तो आप लिखोगे मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। इसके एग्जांपल है काउ, बुफेलो एंड गॉट। काउ गाय को कहते हैं, बुफेलो भैंस को कहते हैं, और गॉट जो है बकरी को कहते हैं। तो ये जो है अच्छे खासे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से या तो दूध देते हैं, ये दूध देने वाले हैं, गॉड से दूध भी मिलता है, और इनको, इनका जो है एज ए मीट भी इनको लोग यूज करते हैं। ओके, जबकि काव और बफेलो जो है वो दूध के बहुत अच्छे भंडार है, और इनसे काफी सारा जो गोबर ये निकालते हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीटा जो है अच्छा खासा मैन्योर होता है, जिसको खेत में डालता है किसान, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी या उसकी जो जमीन की जो पावर होती है पैदा करने की, ठीक है, वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। दूसरी कैटेगरी मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल जिनको इसलिए किसान पालते हैं क्योंकि उनको पालने के बाद उनसे उन्हें या तो मीट मिलता है या फिर एग देते हैं, और उनको मार्केट में जब बेचते हैं तो उनको मुनाफा होता है, जिससे उनकी जीविका चलती रहती है। जैसे पहला डायग्राम आपको पिग का दिख रहा है, ये मीट के रूप में यूज होता है। हमारे देश में इसका इतना चलन नहीं है, लेकिन हाँ विदेशों में ये बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हो यूज होता है, एज ए मीट इसको लोग यूज करते हैं। कैटल की बात करें तो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, बीच के डायग्राम में इसमें आपको कैटल दिख रहे हैं, पालतू जानवर जिनमें गाय भैंस बकरियां हो सकती है, और ये हमें दूध भी दे रहे हैं, गोबर भी दे रहे हैं, इनसे जो है, और इनका भी कुछ देशों के अंदर जो है लोग इनको भी एज ए मीट पर्पज यूज करते हैं। हैन की बात करें तो ये चिकन के रूप में, मीट के रूप में भी यूज होता है, और इनसे हमें जो एग मिलते हैं, उन एग का फायदा ये होता है कि हमें क्या मिलता है, ठीक है, प्रोटीन वाला अच्छा खासा न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। तो एग का बहुत यूज होता है, खास करके प्रोटीन के अच्छे खासे सोर्स होते हैं, और एग को जो है जनरली बच्चों को ज्यादा खिलाया जाता है, या बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं वो खाते हैं, ताकि उनको अच्छी खासी प्रोटीन मिले और उनकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। अब आता है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट का मतलब होता है सूखे में भी जो एनिमल काम कर सकते हैं, ऐसे एनिमल को हम ड्रॉट एनिमल कहते हैं। तो वर्किंग एनिमल कह सकते हैं सिंपल टर्म में, ये बोझा ढोने के काम आते हैं, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। इसमें बुफेलो का यूज किया जाता है। बुफेलो में मेल बुफेलो, जिसको झोटा कहते हैं, उसको आगे बैलगाड़ी बना के, ठीक है, यूज करते हैं गांव में लोग, और सामान लाने ले जाने के काम या गोबर को जो है खेतों तक पहुंचाने में। कैमल का इस्तेमाल जो है, इसे, कैमल को आपको पता है कि इसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट में सबसे ज्यादा कामयाब एनिमल है, और ये बिना पानी के कई दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना खाए भी काफी दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तीसरे नंबर पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो हॉर्स है।
हॉर्स घोड़े को कहते हैं और इसका इस्तेमाल सदियों से आया है, राजा महाराजा लोग भी करते थे, आज भी होता है। और ये भी एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है और ये भी काफ़ी दूर तक बहुत तेज़ी से भाग सकता है और अपने बॉडी के ऊपर काफ़ी सारा वेट ले जा सकता है। इसका यूज वॉर में किया जाता था, आजकल शादियों में यूज होता है, ठीक है, और ये एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। तो ये कुछ वर्किंग एनिमल्स हमने देखे। अब एनिमल हस्बेंड्री की नीड क्यों है, सवाल ये आता है कि क्यों करने पड़ते हैं, क्यों पालने पड़ते हैं जानवर, क्या जरूरत है क्या। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनसे हमें काफ़ी फायदा होता है, इनसे हमें काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम खुद के लिए कर सकते हैं या उनको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो एज एनिमल्स आर सर्विंग द वेरियस यूजेस, सो देयर इज अ नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम यूज फ्रॉम देम। यानी कि इनको पाल के हम उनसे काफ़ी सारा फायदा ले सकते हैं। जब ये पाल रहे हैं तो इनके गोबर से फायदा मिल रहा है क्योंकि वो हमारे खेतों की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, और जब इनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको बेच के या उनको खुद यूज करके हमें अच्छा खासा एक फूड का स्टोरेज मिल जाता है। मोर ओवर देयर डंग होता है उनका गोबर, यूरिन हो गया, एक्सक्रेटा, ये भी आप कह सकते हो मैन्योर बनाने में यूज किया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, यूजेस बताए, एडवांटेज आपको बता दिए, समझा दिए। ओके, अब आगे देखते हैं आगे इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन से हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर, मैन्योर के क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैन्योर डालने से खेत के अंदर मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसमें अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं क्योंकि रूट्स को अब पानी मिलता रहता है। दूसरा पॉइंट जो एडवांटेज में आप लिख सकते हैं, इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। आपको पता है कि प्लांट के जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन, एयर चाहिए, तो मैन्योर डालने से सॉइल के अंदर पोरस नेचर हो जाता है, यानी कि उनमें अच्छी खासी एयर इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है और उनकी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर ऐड करने से सॉइल की जो टेक्सचर है, उसकी क्वालिटी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन इन सॉइल। मैन्योर डालने से सॉइल में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है और हमारी क्रॉप्स के अंदर जो है किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं आते जो कि फर्टिलाइजर के डालने से आते हैं। तो ऐसी क्रॉप जो कि खाली प्योर मैन्योर में ही उगाई जाती है, उन क्रॉप्स को हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स कहते हैं और आजकल इनका बहुत चलन है और ये काफ़ी महंगी भी होती है, इसलिए क्योंकि पैदावार इनकी कम होती है। ऑलराइट, बट ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो कि मैन्योर से उगाई जाती है, मैन्योर डाल के उगाई जाती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही बेहतर क्वालिटी के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व। तो ग्रेन से उनको कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो फार्मर स्टोर इन जूट बैग्स, फार्मर जो है जूट के बैग में, जिनको गनी बैग्स मैंने आपको बताया था, बोरियों में जो है वो क्या करते हैं, अपने अनाज को स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन जो है दैट इज डन इन द सीलोज, मैंने आपको सीलोज के डायग्राम दिखाए थे, ग्रेनरीज, बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं उनमें, एंड दे आर स्पेशली प्रोटेक्टेड रीजन्स वेयर द पेस्ट, रैट एंड इंसेक्ट आर नॉट एबल टू ग्रो ओवर देयर, बिकॉज उनको उस तरीके से प्रोटेक्टेड फॉर्म में तैयार किया गया है साइंटिफिकली। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज अबाउट, अभी इसी के बारे में थोड़ा और बता रखा है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन तो कर दिया हिंदी में, बट इंग्लिश में भी बचा इसी क्वेश्चन का, कि ड्राइड नीम, अब जो लोगों का ट्रेडिशनल तरीका है, उन नीम की पत्तियों को सुखा के उनको भी वो अपने अनाज के अंदर डालते हैं और उससे कहते हैं कि उससे अनाज में कीड़ा नहीं लगता, बिकॉज नीम के पत्तियों के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से गोडाउन्स के अंदर उनको डालने की बजाय उनको डालने से जो है केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। जहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन्स हैं वहाँ पे तो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंगस जैसी चीजें वहाँ ग्रो ना कर सकें। तो ये है फायदे आपको, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हो, HOE। मैंने आपको इसका वीडियो में, आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो में, हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ये हो का डायग्राम देखा था, पूरी डिटेल आपको बताई थी और इसके यूज आपसे पूछे गए। तो हो इज ए सिंपल टूल, ये एक तरीके का टूल है, औजार है, विच इज यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स, जिसका इस्तेमाल खेतों में से वीड्स, अनवांटेड प्लांट को खोदकर बाहर निकालने के लिए किया जाता है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और साथ साथ ये सॉइल को खोदता है, लूज भी करता है, तो सॉइल को खोदने में भी यूजफुल रहता है। इट इज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और द आयरन, इसमें एक लंबी सी जो है लोहे की या लकड़ी की एक रोड होती है
ऑलराइट, जिसको पकड़ा जाता है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड चौड़ा सा बेंट प्लेट होती है जो आयरन के ऊपर फिक्स होती है, ओके, इसके एंड की तरफ से, और ये एक ब्लेड की तरह जो है खुदाली आप कह सकते हो। सिंपल टर्म में मैं तुम्हें बताऊं तो ये फावड़ा ही है एक तरीके का, लेकिन इस फावड़े में क्या होते हैं, कंगी जैसे, कॉम जैसे पॉइंट से बने होते हैं ताकि ये सॉइल को खोद के प्लांट को निकाल सके उसमें से। तो यहाँ पे ये टॉपिक आई थिंक हमारा अब कंप्लीट हो जाता है, ऑलराइट। और इसमें एक और क्वेश्चन में लास्ट में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो है, अब पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए डाले जाते हैं, जो पेस्ट जो हमारी फसल को तबाह करते हैं किसान की, उनको किल करने के लिए वो पेस्टिसाइड के केमिकल डालता है। लेकिन समस्या ये है कि ये पेस्टिसाइड जो है वो केमिकल्स है और ये हमारे लिए भी हार्मफुल है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो ये हमें तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी समस्याएं जो है पैदा कर सकता है, जो कि देश के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में है। तो इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे बताना चाहिए, द एक्सेसिव, एक्सेसिव होता है जरूरत से ज्यादा, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। जब फर्टिलाइजर को हम जरूरत से ज्यादा डालते हैं तो सॉइल की अपनी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, एंड दे हैव आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन। और ये फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं तो ये पॉल्यूशन भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेतों का जो पानी है वो जब बह के नदियों में जाएगा तो नदियों में भी ये फर्टिलाइजर घुल के पानी के साथ चले जाते हैं, एंड दे डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं करते, ये सिर्फ जब डाले जाते हैं तभी ये सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं, प्लांट यूज करते हैं इनको, ठीक है। बट ये अच्छे बिल्कुल नहीं होते, ये बहुत खतरनाक माने जाते हैं और इनसे बहुत खतरनाक बीमारियां होती है। इसलिए फर्टिलाइजर वाले खाने जो हम खाते हैं, अनाज जो हमारे घरों में आते हैं, वो किसान ज्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा था कि मैन्योर ज्यादा डालने चाहिए। तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज्यादा अच्छा होता है और ये केमिकल रिच फूड जो है वो काफी हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है। अब फर्टिलाइजर जो है वो किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करता है समझाता हूं एक एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको सिरदर्द हुआ या बुखार हुआ, तो आपने सिरदर्द और बुखार में क्या लिया, इमीडिएटली अगर आपके पेरेंट्स ने या आपने दवाई ले ली तो वो ठीक हो जाएगा, ओके। आप थोड़े दिन के बाद दोबारा होगा, फिर आप दवाई लोगे, फिर ठीक हो जाएगा। तो इससे तुम्हारे शरीर के अंदर जो अपनी एक फर्टिलिटी थी, यानी कि अपनी जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी, जो आपकी इम्यूनिटी थी, वो इम्यूनिटी दवाई देने की वजह से आपने क्या कर दिए, कमजोर कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्टिलाइजर डालने से सॉइल की जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी थी वो बेकार हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो फर्टिलाइजर की आदत पड़ जाती है सॉइल को, और बिना फर्टिलाइजर डाले अब उस सॉइल के अंदर फसल नहीं उगेगी अच्छी से। इसलिए उस हर बार जब भी किसान को जो है उसमें फसल उगानी है तो उसे काफी सारे फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। तो फर्टिलाइजर जो है केमिकल्स होते हैं और ये जब सॉइल में जाएंगे तो ये प्लांट उनको एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के थ्रू, और फिर जो प्लांट जो भी उसमें उग रहे हैं, चाहे वो दाल उग रहे हैं या फ्रूट्स उग रहे हैं या वेजिटेबल उग रहे हैं, वो जब हम खाएंगे तो केमिकल उन फ्रूट्स में, वेजिटेबल में या अनाज के अंदर भी आ जाते हैं और हमारे बॉडी में पहुंचते हैं और हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। हमारी किडनियां खराब कर देते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज करते हैं, और आजकल तो और भी खतरनाक उसके इम्पैक्ट आने लग गए, ठीक है। इसकी वजह से जो है कैंसर जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में आपको डिस्कस किए, और यहाँ पे अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर जो थे वो भी मैंने साथ साथ ले लिए, और आई थिंक अब इसमें कुछ और नहीं बचा। इस चैप्टर को मैंने लगभग 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, एंड होपफुली आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखोगे। बार बार इन वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको चैप्टर को समझने में जो है वो आसानी रहेगी। और एक बार में आप सिर्फ सुन सकते हो, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलता है, लेकिन आप रिपीटेडली इन चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार रिव्यू करोगे, रिवाइज करोगे, तो एग्जाम तक आपको 99% कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा आपके माइंड के अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपने आप क्वेश्चन के आंसर को डेवलप कर सकेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। और इस चैप्टर के बाद अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे अगले सेशन में, और वो जो चैप्टर होगा हमारा, वो चैप्टर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है। तो बने रहें, मेरे वीडियोस को जो है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। ऑलराइट, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।